नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आज आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से हम फिर से वहीं उलझ जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कभी हम अगर मौन धारण कर लें या सामने वाले की बातों को सुन लें तो उस उलझन से हम निकल जाएंगे। अगर हम सुना देंगे तो फिर से वहीं हम उलझ कर रह जाएंगे। और ये जो चुप होना है, मौन धारण करना है, ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। क्योंकि इन सारी उलझनों से हमें ऊपर उठकर अपने जीवन के बारे में सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमें अपना सारा फोकस उसके ऊपर करना है, ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए तमाम उलझनों से बचने का एक सीधा सा उपाय है सुन लेना। इसलिए दर्शकों, कभी भी आपके सामने भी अगर ऐसी उलझन आती है तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, मौन धारण करें और सामने वाले को सुने। इससे आप बहुत सारी मुश्किलों से भी बच सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि थोड़ी देर चुप रहने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हम सामने वाले को सुनेंगे और बेहतर तरीके से एक अलग नज़रिए से सोचने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी। और अगर सोचने की बात करते हैं, आगे सकारात्मकता की बात करते हैं, सामने वाले को सुनने की बात करते हैं, तो दर्शकों, जब कभी भी ऐसा वक्त आता है ना तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा हमें मिलती है अपने बड़ों के वचनों को सुनने से। जी हाँ, इसीलिए तो हमारी यही कोशिश होती है कि हर सुबह हम आपको एक अलग ऊर्जा से लबरेज करें। वो ऊर्जा जो सकारात्मक होती है, जो पॉजिटिव होती है और जो पूरे दिन हमें एक अलग नज़रिया देती है सोचने का, समझने का। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं आगाज़ हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे अनमोल वचन के साथ। आज हमने अनमोल वचन में हम देखेंगे APJ अब्दुल कलाम के वचनों को। तो आइए जानते हैं हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचन को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको PF के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उससे जुड़ी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं, उसके लाभ के बारे में बताने वाले हैं, जिस पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए हमने अपने बीच आज आमंत्रित किया है सहायक भविष्य निधि कमिश्नर रजनीकांत को। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर, चूंकि आप सहायक भविष्य निधि कमिश्नर हैं तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं इस योजना से ही करना चाहूंगी कि भविष्य निधि जो योजना है क्या है? भारत सरकार की एक ये योजना है। इसका प्रादुर्भाव जो है वर्ष 1952 में हुआ था और इसके अंतर्गत जो है 3 योजनाएं जो है सो स्कीम जो है सो साथ में चलती है। एक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम जो कि वो 1952 से लागू है। एक है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, वो 1976 से लागू हुई है। और एक है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, वो 95 से लागू हुई है। और तीनों जो है जो स्कीम जो है वो ये EPF के अंतर्गत ही आते हैं। और ये तीनों का मकसद जो है हर एम्प्लॉय के सैलरी से हर मंथ में उनका 12% जो है वो PF का डिडक्शन होता है उनके सैलरी से। उनके मंथली ये जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली सैलरी के बेसिस पर होता है। और उसमें से फिर 12% जो है, जिसमें से 3.667% वो PF के अकाउंट में जाता है, जिसको एम्प्लॉयर शेयर कहते हैं। और 8.33% जो है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में चला जाता है। और उसके अलावे जो है एम्प्लॉयर जो है वो एक 0.5% कंट्रीब्यूशन देते हैं एम्प्लॉयज डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत। और एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्जेस होते हैं वो 1.10% वो एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। जी, तो ये तमाम योजनाएं जिसके अंतर्गत 3 सेक्शन आपने बताया कि 3 योजनाएं हैं। पहला PF EPF जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, दूसरा इसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और तीसरा पेंशन योजना है। तो इन तीनों के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। EPF स्कीम EPF के तहत क्या होता है कि हर
कोई भी एम्प्लॉय जो है, जो पीएफ के मेंबर हैं, उनका जो सैलरी है, कैलकुलेशन जो होता है वो मंथली सैलरी के बेसिस पर होता है, और उसका जो है वो जो उनकी जो सैलरी है उसका 12% डिडक्शन होता है, जिसको जो उनके एम्प्लॉय शेयर में जमा होता है। और जो भी मैंने फिर बताया था कि 3.67% जो है एम्प्लॉयर शेयर में जमा होता है, और पेंशन स्कीम में जो है वो पैसा 8.33% जाता है, जिसके एवज में उनको पेंशन मिलता है। और डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम में जो है ये एम्प्लॉयर जो है पैसा जमा करते हैं, और इसका बेनिफिट जो है वो मिलता है अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो नॉमिनी होते हैं, जो एलिजिबल पर्सन जो है उनके फैमिली मेम्बर में, उनको जो है सो वो EDLI का बेनिफिट दिया जाता है, जिसका क्वांटम जो है मिनिमम 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक है। जी। पीएफ में क्या होता है कि वो जो उनके जो पैसा जमा जो होते हैं उसमें फिर मंथली उनका जो है रनिंग बैलेंस के बेसिस पर उनका इंटरेस्ट हर साल डिक्लेयर्ड होता है। जैसे अभी आज के डेट में 8.10% जो है इंटरेस्ट रेट है, तो वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हर साल ऑटोमेटिक होते चला जाता है। और जब वो रिटायर करते हैं, 58 साल का एज पूरा कर लिए, या अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और 2 महीना तक अगर वो अनएम्प्लॉयड रहे, तो वो फुल विड्रॉवल कर सकते हैं। इसके तहत जो है अगर नौकरी में रहते हुए वो चाहते हैं तो उनको जो है मेडिकल एडवांस मिल सकता है, उनको जो हायर एजुकेशन के लिए एडवांस मिल सकता है, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फ्लैट, आपको जो है जी अगर LIC अगर लिए हुए उसका प्रीमियम देना है, उसके लिए भी जो है वो पीएफ के पैसा से वो कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं। क्या बात है। और एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में क्या है कि या अगर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए नौकरी करते करते, और अगर एक स्थिति आई जहाँ किसी कारणवश कोई हेल्थ इश्यूज़ के चलते वो मेंटली या फिजिकली जो है अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, तो वो भी पैसा उसमें से अपना निकाल सकते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत ये है कि उनका जो 8.33% जो पैसा कटता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 58 ईयर्स, और अगर उनकी सर्विस 10 साल से ऊपर अगर है तो उनको मेंबर्स पेंशन मिलेंगे। अगर 10 साल से उनकी सर्विस कम है और 58 साल पूरा कर लिया है तो उनको लमसम एक विड्रॉवल बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उनकी डेथ हो जाती है 58 साल के पहले और वो सर्विस में अगर हैं, तो उनके स्पाउस को और 2 बच्चों को जो है सो वो पेंशन जो है हमारे यहाँ से मिलेगा। अगर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं उस केस में भी उनको पेंशन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो तमाम योजनाएं हैं ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हैं। ये तो बातें कि हमने इस योजना के बारे में। अगर इस संगठन के बारे में बात करूं, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि या EPF एक लोकप्रिय बचत योजना है जो EPFO द्वारा भारत सरकार की देखरेख में पेश की गई एक लाभकारी योजना है, जिसके लिए एक संगठन है जो इसे सुचारू रूप से चला सके। अगर सदस्यों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो किस प्रकार संगठित होता है ये संगठन? इस संगठन के बारे में जानना चाहेंगे। इस संगठन की कार्यप्रणाली कैसी है? इस EPFO संगठन का जो है सबसे जो मुख्य काम ये है कि हमारे कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ की 20 या 20 से अधिक कर्मचारी अगर काम करते हों और वो हमारे शेड्यूल हेड में हो, या गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन अगर कर दिया जाए कि इनके ऊपर PF लागू होता है, वैसे केस में उनके ऊपर EPF स्कीम जो है, EPF एक्ट जो है सो लागू हो जाता है।
और उनके एम्प्लॉय को जो है ईपीएफ का बेनिफिट मिलने लगता है। कोई इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके पास 20 से कम अगर कर्मचारी हैं तो वो वॉलंटरी बेसिस पर भी हम लोग उनको अलाउड करते हैं कि वो जो है सो अपने को रजिस्टर्ड करा ले ईपीएफ में और अपने एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ का बेनिफिट दे सकें। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कर्मचारी अगर 15,000 या उससे कम जो अगर वेतन अगर जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे ईपीएफ के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईपीएफ में रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड अगर है उसके बाद तब उसके जो है कर्मचारी जो है वो पीएफ का मेंबर बन सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर चाहे कि डायरेक्टली अगर मैं पीएफ का मेंबर बन जाऊँ तो ये नहीं हो सकता है। उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीएफ में पहला रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद जो है वो पीएफ के मेंबर बन सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 3 जो योजना जो स्कीम है इसको संचालित करती है, जो मैंने पहले भी बताया कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज़ डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इन तीनों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक पूरा सेटअप हमारा जो है बना हुआ है। हमारा एक हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में वो जो है सब स्थापित है। उसके अलावे जो है पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगहों पर जो मुख्य जगह है वहाँ पर हमारे फील्ड ऑफिसेज जो हैं वो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ जहाँ की, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वहाँ जो है सो इनका एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और हम लोग का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि भाई आज के डेट में जो आपने पहले भी बताया कि जो है आजकल खर्च से ज़्यादा बचत की जो है जी हाँ, बेशक कह सकते हैं ज़्यादा आवश्यकता है। जी। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है ओल्ड एज का में जो ज़रूरत होती है लोगों को, जब आदमी जब रिटायर्ड हो जाता है तो उनको जो है लाइवलीहुड के लिए कुछ जो है सो कि अर्निंग होनी चाहिए, कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, या अगर कोई कैजुअलिटी अगर हो गई तो उनके फैमिली के लिए जो है कोई एक आधार मिलना चाहिए जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कामों में जो है सो अपने एम्प्लॉय अपने सब्सक्राइबर के लिए हमेशा अपना हाथ आगे किए रहता है। अभी आपने जो बताया था कि कोरोना काल में जो है जी। तो कोरोना काल में ईपीएफओ की उपयोगिता कैसी थी ये आप सब लोगों ने देखा है कि उस समय जब एक नए तरह का प्रकोप जब पूरे विश्व में फैला, खासकर अपने देश में, और लोगों के नौकरी जाने लगी या सैलरी मिलना बंद हो गया, काम बंद हो गया, उस स्थिति में ईपीएफओ जो है आगे बढ़कर और लोगों को जो है सो पैसा, उनका जो पैसा था उनको मुहैया कराकर उनके जीने का एक जो है रास्ता जो है सो हम लोगों ने देने की कोशिश की। जब हम बातें कर रहे थे आपसे तो आपने कहा था कि पीएफ के लिए डायरेक्ट जो हम एम्प्लॉय हैं वो डायरेक्ट ईपीएफ का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसके लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रजिस्टर्ड करा सकता है और क्या कुछ प्रक्रिया है, ये जानना चाहेंगे आपसे। जो भी इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे यहाँ एलिजिबल हैं पीएफ कवर्ड होने के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। ORLE के थ्रू वो जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना करा सकते हैं। उसमें जो है बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है सो उनको पैन नंबर देने की ज़रूरत है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज़ देने की ज़रूरत है, और अगर किसी भी डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन का कॉपी लगाने का ज़रूरत है। उसके अलावे जो है
उनको अपना बैंक डिटेल्स जो है वो देना होगा। तो उस आधार पर जो है उनको कहीं भी कोई किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट का करा सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहता है तो कितने दिनों के भीतर वो पैसा उस तक पहुँच सकता है? कोई भी जो एम्प्लॉई है, आजकल तो ऑनलाइन हमारे यहाँ जो है सो की सुविधा है कि अगर कोई भी मेंबर जो है जिनका यूएन एक्टिवेटेड है, जिन्होंने अपना जो है सो यूएन को जो है आधार से बैंक से अपने बैंक जो उनका से ये बैंक अकाउंट है उससे लिंक कर लिया है और अपना जो है उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लिए हैं, तो वो ऑनलाइन सुविधा जो है हमारे यहाँ आजकल जो है सो उपलब्ध है। तो ऑनलाइन वो जब अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का जो मोटो है वो ये है कि 20 दिन के भीतर जो है सो उनका सेटलमेंट उनके बैंक अकाउंट में पैसा चले जाने का प्रावधान और है। उसको हम लोग अभी डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि वो जो टाइम जो है वो 3 दिन के भीतर हो जाए। क्या बात है, बेशक बिल्कुल। और जब कभी भी इमरजेंसी हो तो यानी कि पीएफ का पैसा आपके पास 3 दिन के भीतर भी पहुंच सकता है। जी। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम कहेंगे ये ईपीएफ का के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो ईपीएफ के अकाउंट होल्डर है। साथ ही यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि ये तो बहुत ही लाभकारी योजना है ही, तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ यानी फ़ायदों की बात अगर की जाए तो कितने फ़ायदे हैं इसके, ये जानना चाहेंगे आपसे। कर्मचारियों का जो है पहला तो फ़ायदा ये है कि उनके जो एक सैलरी का जो है एक हैंडसम जो है मतलब एक हिस्सा जो है वो कंपल्सरीली जो है सो वो जमा जो है उनके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में जमा हो जाती है। दूसरा है कि उसी के कोरस्पॉन्डिंग उनको जो है सो 12% जो एम्प्लॉयर का जो शेयर जो है जो उनके अकाउंट में जाता है, जिसमें से 3.67% उनके पीएफ अकाउंट में चले जाता है और 8.33% जो है वो पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो पहला तो फ़ायदा ये हुआ कि जो उनका अमाउंट जो है एक डिडक्ट होकर उनका सेविंग हो गया। दूसरा है कि फ़ायदा ये है कि उनको अलग से एम्प्लॉयर शेयर के रूप में 3.67% पैसा जो है वो उनके पीएफ अकाउंट में चला जाता है। तीसरा फ़ायदा होता है कि उसके अलावे उनको 8.33% जो है वो जो पेंशन स्कीम में पैसा जाता है वो भी उनका एक तरह से सेविंग हो गया, जो उनके भविष्य में उनके जीवन पर्यंत जो है उसके एवज में उनको पेंशन मिलेगा। बाद में उनके डेथ करने के बाद उनके फैमिली मेम्बर को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी सेविंग जो है में जो इंटरेस्ट जो मिलता है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है। आज के डेट में 8.1% हम लोग इंटरेस्ट देते हैं रनिंग मंथली कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो पेंशन स्कीम से जो पैसा कटता है, अगर 58 साल के पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है और वो अगर हमारे ईपीएस के मेंबर अगर हैं तो अगर उन्होंने एक दिन भी कंट्रीब्यूशन अगर दिया है तो उसके एवज में उनके स्पाउस को और 2 बच्चे को, स्पाउस को तो ज़िंदगी भर और 2 बच्चों को 24 साल एज तक जो है सो उनको पेंशन मिलते रहेगा। क्या बात है, ये एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी हाँ बेशक। इसके अलावे तीसरा जो है वो डेथ लिंक इंश्योरेंस में जो है अगर नौकरी करते हुए अगर उनका डेथ हो जाता है तो उस सब उनका जो पीएफ का जो ये जो है जो कंट्रीब्यूशन जो उनके अकाउंट में है उसके बेसिस के आधार पर उनको मिनिमम 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपया तक जो है उनको ईडीएलआई का बेनिफिट मिल जाता है।
जी हाँ, तो यही बेशक। सब बेनिफिट है जी उनका। बेशक, बिल्कुल ये हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने वाली योजना और इसके है। अलावा दूसरा जी। भी बेनिफिट ये है कि अगर उसी बीच में अगर कोई बीमारी हो गई या कोई मकान खरीदने के लिए हो, ज़मीन खरीदने के लिए हो, हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो, तो उस परिस्थिति में भी, या अगर आप कोई LIC का कोई ये इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम आपको जमा करना हो, और वो जो है सो अगर आप अपने तरफ से जमा नहीं कर पा रहे हैं, उस समय भी आप प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। जी तो ये सभी बेनिफिट आपको जो है मतलब आपके साथ रहेगा। ये जो है आपके जीवन के साथ और जीवन के बाद भी आपको जो है इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल आपने यहाँ पर बात की कि हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दर्शकों के मन में शायद ये सवाल आता हो कि पीएफ के पैसे को हम का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए आप पीएफ के पैसे को यूज़ कर सकते हैं, तो क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से हम पीएफ के पैसे को यूज़ कर पाएंगे अगर अभी बीच में हमें ज़रूरत आन पड़ी तो? फॉर्म नंबर 31 जो है वो पीएफ एडवांस के लिए जो है आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप जो है वो एडवांस का जो है जो कॉलम है उसमें जो है जो जिस पर्पस के लिए आपको लेना है वो पर्पस जो है वहाँ शो होता है। उस पर्पस के तहत आपको जितनी अमाउंट की एलिजिबिलिटी है या आपको जो ज़रूरत है उसके अनुसार आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। वो आपका, और अगर आपका जो है यूएन नंबर एक्टिवेटेड है, सब प्रक्रिया जो है केवाईसी आपका अपडेटेड है, आधार बैंक जो है वो जो है लिंक्ड है, आपका जो है मोबाइल नंबर वो लिंक्ड है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि वो जो है आपको डायरेक्टली जो है आपके अकाउंट में पैसा जो है पहुंच जाएगा। चलिए बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि क्या क्या वहाँ पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपने जिक्र किया था केवाईसी का, तो केवाईसी के लिए वहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये आपसे जानना चाहेंगे। अगर आपका यूएन एक्टिवेटेड है और आधार जो है वो जो है लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट जो है वो आपका लिंक होना चाहिए, बैंक ये आपका जो है पैन कार्ड जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल जो है आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है जब आप अप्लाई करती हैं तो उस समय जो है जो जी क्या बोलते हैं उसको ऑथेंटिकेशन के लिए कि आपका सही बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको जो है वो चेकबुक का कॉपी या पासबुक का जो है कॉपी जो ऑथेंटिकेटेड बाय एम्प्लॉयर वो जो है सो आपको अपलोड करना होता है। जी बेशक, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स सब ऑनलाइन हमें अपलोड करने होंगे। अपलोड कर सकते। जी हाँ बेशक। और अब दर्शकों के नज़रिए से ही मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और ईपीएफ के बारे में उन्होंने तो बहुत सारी जानकारियाँ ली ही, साथ ही इस संगठन के बारे में भी उन्होंने जाना। तो कई ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में ये सवाल आता होगा, या वो ये चाहते होंगे कि वो भी इस संगठन से जुड़े, तो किस प्रकार वो इस संगठन से जुड़ सकते हैं, क्या कुछ करियर के ऑप्शन हैं उनके लिए? हमारे यहाँ जो है वो डायरेक्ट जो बहाली होती है वो 3-4 चरणों में होती है। एक होता है एमटीएस के लिए अलग, तो पहले आज के डेट में इसकी भी प्रक्रिया जो है वो विज्ञापन निकलता है, और वो सेंट्रली, पहले होता था स्टेट लेवल पर, लेकिन आज के डेट में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंट्रली जो है इसके लिए एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, और उसके बाद जो है सो उसका एमटीएस से बहाली होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप है वो है एसएसए कहलाता है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसकी भी बहाली जो है वो उसके लिए जो है सो विज्ञापन निकलता है सेंट्रली, और वो सेंट्रली जो है सो
एग्ज़ाम होने होता के है, बाद, जी। रिजल्ट निकलने के बाद उसकी बहाली सेंट्रल लेवल पर ही होती है। फिर होती है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स अफसर की बहाली, वो जो है सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बहाली होती है। उसके लिए भी जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उसमें आप जो लोग चाहते हैं कि इससे जुड़े, वो लोग उसमें अप्लाई करेंगे। उसी तरह से ग्रुप ए ऑफिसर में असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के लिए जो है सो यूपीएससी के द्वारा जो है सो इसकी चयन होती है। जी। तो अगर कोई भी अगर अपना करियर अगर इस तरीक़ा से चुनना चाहता है कि मैं ईपीएफओ के साथ जुड़ूं, तो वो इन विज्ञापनों के थ्रू जो है अपने को वहाँ अप्लाई करे और एलिजिबिलिटी के अनुसार अगर एलिजिबल है तो एग्ज़ाम देने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद उनकी जो है जी अगर हाँ, बेशक। सक्सेसफुल होते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, बेशक इन तमाम प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे दर्शक जो हैं वो इस संगठन से जुड़ सकते हैं, इसे अपने करियर के तौर पर अपना सकते हैं। चलिए, ये सवाल तो था मेरा दर्शकों के लिए, अब सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि आपने कब सोचा कि मुझे इस संगठन से जुड़ना है, और आपका ये जो सफ़र रहा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, ये कैसा रहा? आपने किस तरह तैयारी की और ये सफ़र अब तक का आपका कैसा रहा, ये जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं बीएस ग्रेजुएशन जो हूँ सो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी करके किया था। उसके बाद मैं आईसीडब्ल्यूए का तैयारी कर रहा था और पटना से ही मैं उसके लिए इंटरमीडिएट कोर्स जो है मैंने उसके लिए प्रयास किया था, उसमें सफलता भी मिली थी। उसके बाद विभिन्न डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया था, तो ईपीएफओ में हमें चांस मिला नौकरी करने का। उसके पहले मैं कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, खासकर मैंने एक चार्टर्ड फर्म में जो है मैंने एज ए ट्रेनीज हमने जो है सो काम किया था और उससे कुछ एक्सपीरियंस हमें प्राप्त हुआ। उसका बेनिफिट हमें मिला ईपीएफओ में आने का, क्योंकि ईपीएफओ में अकाउंटिंग भी जो है बहुत अहम जो है सो इसका एक हिस्सा है। एम्प्लॉय लोगों का जो है कैलकुलेशन करना है, उनके हिसाब का पहले तो मैनुअल होता था, और ईपीएफओ में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होता है, तो ये सब अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र था। तो हमें यहाँ जो है एज ए उस समय जो है सो ग्रुप सी लेवल पे हमें मौका मिला था और मैं इससे जुड़ा। उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर मैं सुपरवाइज़र बना। उसके बाद मैं फिर यूपीएससी के थ्रू मैं क्वालिफाई करके यहाँ इन्फोर्समेंट अफसर और इन्फोर्समेंट अफसर एंड अकाउंट्स अफसर बोथ आर सेम, तो उसमें जो है सो क्वालिफाई करके मैं इससे जुड़ा। और मेरी जो है उसके बाद जो है पोस्टिंग जो है वेस्ट बंगाल में हुई थी, तो वहाँ मैंने 3-4 ऑफिसेस में काम किया। खासकर जैसे पार्क स्ट्रीट वहाँ एक ऑफिस थी, उसके बाद दूसरे ऑफिस भी थे। फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ दुर्गापुर में नई ऑफिस खुली। उसके बाद हमें फिर पटना आने का मौका मिला। यहाँ से फिर मैं गया मुजफ्फरपुर। वहाँ से आने के बाद फिर मुझे पटना आने का मौका मिला। फिर असिस्टेंट कमिश्नर में मुझे जलपाईगुड़ी जाने का मौका मिला, वहाँ से शिलोंग जाने का, पटना आने का। तो विभिन्न जगहों पर जो है हमने जो है सो इसमें काम किया। और चूँकि मेरा प्राइमरली मैं साइंस का भले ही विद्यार्थी था, लेकिन बाद में चूँकि जब मैंने मेरी जो है जो रुझान जो है सो अकाउंटिंग साइड में चली गई थी, और यहाँ जो है सो इसी टाइप का काम हमें करने का अवसर मिला, तो मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। हमने हमेशा ट्राई किया कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको जो है सो हमारे अंदर में जो भी
अकाउंट से रिलेटेड मेरे में जो भी ज्ञान है उसका मैं बेहतर तरीका से अपने सब्सक्राइबर के हित में जो है सो उसका उपयोग करूं। और मुझे अभी तक खुशी ये है कि मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ऐसे सब्सक्राइबरों का हमें जो है सो हमें उनका आशीर्वाद प्यार मिला है, तो हमें लगता है कि मैं शायद इस काम को अच्छी तरह से बेहतर तरीक़े से और उन लोगों के हित में मैं काम अभी तक कर सका। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। चूँकि आपने यहाँ पर ज़िक्र किया कि कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका आपको आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। एक दौर था कोरोना काल, जब लोगों को सख्त ज़रूरत थी, तो उस दौर की कुछ यादें चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें, क्योंकि वो एक दौर था जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो ऐसे में आपने किस प्रकार उनकी मदद की और कैसे सीधे उनसे जुड़े? ये जो कोरोना जो स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने पहला बार 22 मार्च 2020 को हम लोगों को पता चला कि ये कोरोना क्या है। तो ये वो जो दौर जो था एकदम शॉक्ड हम लोग, सब कोई लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं था। इसी बीच में हमारे डिपार्टमेंट को जो है वो इमरजेंसी सेवा जो है, इसके अकाउंट्स वर्क को इमरजेंसी सेवा जो है घोषित कर दिया गया। और मैं रीजनल ऑफिस पटना में अकाउंट्स का ही मैं उस समय इंचार्ज था। तो इस लिहाज से और स्थिति ये थी कि बाहर कैसे निकला जाए, हर कोई डरा रहता था, एक दूसरे से डर के आदमी रहता था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय जब ऑर्गेनाइजेशन को हुआ कि नहीं भाई, ये जो है हम लोगों को सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए जो है वो उनका काम करने के लिए ऑफिस जो है जाकर और उन लोगों को उस परिस्थिति में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो जहाँ था, जिस रूप में था, कोई घर में बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर तो उसमें निकलने का स्कोप तो था नहीं, तो जिस रूप में था, लोगों को वेतन नहीं मिल रही थी, हाहाकार मचा हुआ था। उस परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, लोगों के अगर सेवा करने का अगर एक मौका मिला है तो हम लोग इसका भरपूर उपयोग करें। तो मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ हमारे जितने जो कलीग्स थे, हमारे जितने जूनियर स्टाफ जो थे, सब लोगों ने कमर कसा। और उस ज़माने में हम लोगों ने लाखों जो है सो कि क्लेम का सेटलमेंट जो है हम लोगों ने ट्राई किया कि 3 दिन का हम लोगों को दिया गया था ऑप्शन कि 3 दिन के भीतर उनको सेटलमेंट होना चाहिए। अधिकतर समय में ऐसा भी स्थिति आया जहां कि हम लोगों ने सेम डेट जो है उन लोगों को सेटलमेंट करने का कोशिश किया। और बहुत से फ़ोन कॉल आते थे कि हमारे को बहुत इमरजेंसी है, या बहुत लोग अपने थी है हम ग्रीवांस में जो है सो कि मेल करते थे, डालते थे कि हमारे पास बहुत बुरी स्थिति है, हमको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, हमने पीएफ के लिए अप्लाई किया है। तो हम लोगों ने उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए अलग से एडवांस का भी जो है सो प्रोविज़न क्रिएट कर दिया था, तो उसके तहत हम लोगों ने बहुत जो है मतलब लोगों के साथ मिलकर, हमारे उसी बीच में हमारे कुछ लोगों को कोरोना हुआ, बहुत लोग सीरियस भी हुए। उस पीरियड में मैं भी उसके चपेट में आया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है सो काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और हम लोगों ने करीब करीब इसको आप कह सकते हैं कि 99.99 100% हम लोगों ने कोरोना क्लेम का सेटलमेंट किया। उसके अलावे भी जो और भी अदर जो लोगों ने जो विड्रॉवल का जो है सो कि अप्लाई किया था, उन लोगों को भी हम लोगों ने सेटल किया। उसी में कुछ लोगों का जो है उसका जो फीडबैक आता था या पता चलता था कि उनके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे और उनको इस पैसे का सहारा मिला और उससे उन लोगों ने खुद अपने आप को भी बचाया और दूसरे की भी सहायता की।
तो उससे बहुत जी आंतरिक हाँ, खुशी बेशक मिले। बिल्कुल कह सकते हैं कि जॉब तो हर इंसान करता है, लेकिन सेवा भाव जब आपके दिल में आ जाते हैं और लोगों के दर्द को आप समझने लगते हैं, तो यही चीज़ आपको औरों से अलग करती है। कोरोना काल एक ऐसा वक्त था जो हम सभी के लिए सख्त वक्त था, और ऐसे में जितने लोगों ने भी हमारी मदद की वो सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, और उन सभी को हम तहे दिल से सलाम भी करते हैं। और चूँकि वक्त की कमी है, बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन वक्त का इशारा है कि आपसे हमको विदा लेना होगा, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी लाभकारी बातें आपने हमसे हमारे साथ शेयर की और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे आपको लाभ हो सके। तो चलिए, आपको बताना होगा अब कि आपको हमारा आज का ये अंक कैसा लगा। इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।